वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। हमने इसके पहले एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ा कि एंजाइम कैसे एक्शन करता है, कैसे काम करता है और हमें अल्टीमेट एक प्रोडक्ट मिल रहा था। हमने कहा था एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो रिएक्शन में पार्ट तो लेता है लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनता है, लास्ट में वो एज इट इज निकल जाता है। देखा था हमने कि कैसे किसी एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट एक वीक फोर्स के थ्रू बॉन्ड कर रहा था, फिर वो बहुत ही अनस्टेबल था क्योंकि फोर्स बहुत वीक था। अनस्टेबल होने की वजह से फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो था वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा था और फिर अल्टीमेटली हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जा रहा था। ये हमने देखा था कि कैसे एक एंजाइम काम कर रहा है, कैसे किसी एंजाइम का एक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद हमने इसी के सपोर्ट में दो मॉडल या दो हाइपोथेसिस को भी डिस्कस करा था, लॉक इन की हाइपोथेसिस और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, कि हाँ इन दोनों हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम एक्शन जो चीज हमने पढ़ी है उस एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे एंजाइम एक्शन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अब अफेक्ट बोला जाए तो अफेक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाए, या हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका बढ़ जाए। तो अफेक्ट कहने का मतलब है कि जो एंजाइम का एक्शन हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, जो रिएक्शन हो रहा है, वो आपका क्या हो रहा है कि कैसे वो जो है उसको अफेक्ट किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे टेम्परेचर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर हम बात करें कि कोई एक बंदा है, उसकी कुछ फ्रेंड सर्किल है। अब हम कहेंगे कि भाई ये लड़का पहले बहुत बेकार था, अब क्या हुआ कि बहुत अच्छा हो गया है, या हम कह ले कि पहले बड़ा अच्छा था भाई अब बड़ा बिगड़ गया है। हम ऐसे कोई भी बात कहें तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा, उसके बिगड़ने का या उसके बनने का। तो हम कहते हैं भाई संगति। संगति क्या होती है, जैसे संगति होती है इंसान वैसा होता है, वैसे रास्ते पे वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो अब वो बंदा सही था और अच्छा हो गया, या क्या हुआ और खराब हो गया, कुछ भी हुआ, उसके अंदर जो भी चेंज आया उसके लिए कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम कहते हैं कि भाई क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हो सकता है इसको घर से परवरिश अच्छी नहीं मिली हो, फिर कहते कि नहीं भाई घर वाले बड़े अच्छे हैं, घर से तो सब कुछ अच्छा है, अच्छे संस्कार मिले हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो हम कहते हो सकता है भाई इसकी फ्रेंड सर्कल खराब होगी। ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को अफेक्ट करने वाले उसके साथ के ही लोग होते हैं जो उसके अगल बगल प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजाइम एक्शन का। तो जब हम एंजाइम एक्शन के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसको भी तो अफेक्ट करने वाले उसके साथ के ही लोग होंगे। अब साथ के लोग में कई चीजें आ जाती हैं। सबसे बड़ी चीज तो क्या आती है, एनवायरमेंटल फैक्टर, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पीएच हो, कुछ भी हो। तो टेम्परेचर और पीएच भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, या एंजाइम के एक्शन को बहुत ही तेज अफेक्ट करता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो एंजाइम बन रहा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो एक एंजाइम का एक्शन हो रहा है, उसके लिए एक और बहुत बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबल थी, वो हम कह रहे थे सबस्ट्रेट। जब तक कि सबस्ट्रेट आकर के एंजाइम से बाइंड नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आगे का खेल तो वहीं पर रुक जाना है। तो इसका मतलब हम सबस्ट्रेट को भी मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट भी क्या है, सबस्ट्रेट भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा इसकी एक्टिविटी को। इसी तरीके से कई सेवरल फैक्टर हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो मैंने यहाँ पे मेन 3 फैक्टर लिया है, टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और इन्हीं तीनों फैक्टर को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन तीनों फैक्टर से कैसे किसी एंजाइम का एक्शन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का वीडियो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन या द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। यही हमें पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहला फैक्टर क्या ले रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। सबसे पहले फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा किसी भी एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को।
तो इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। क्या है? एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, अगर बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कोल्ड टेम्परेचर का मतलब क्या समझ में आता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर मतलब बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी कब होगी? जब टेम्परेचर हमारा बहुत कम होगा, बहुत लो होगा। तो बहुत लो टेम्परेचर पे क्या होगा? बहुत लो टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क स्लोली और नॉट एट ऑल। या तो एंजाइम बहुत ही धीरे काम करेगा या तो काम ही नहीं कर पाएगा। मैं सबका रीजन आपको बताऊंगी और इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक छोटी सी बात सोचिए कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार ऐसा लग रहा है ना कि हाथ जम से गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, इससे ना तो हम कुछ पकड़ पा रहे, ना तो हम कोई काम कर पा रहे, ना तो हम लिख पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे यार, हाथ तो ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है जम गया है। तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा कोल्ड होता है कि हमारी बॉडी के अंदर की भी जो एक्टिविटीज होनी है, जो रिएक्शंस होने हैं, वो कोई रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं ये हम रीजन में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हो पाते हैं। तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग में तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो बहुत ज्यादा ठंडी हो, या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो, या एक नॉर्मल टेम्परेचर हो। तीन चीजें हो सकती हैं भाई, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, या नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे जो हमने पहला पॉइंट देखा, ये एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर वाली बात हो गई। जब टेम्परेचर जो है हमारा बहुत लो होगा, उस टाइम पे हम कहते हैं या तो अगर एंजाइम का एक्शन हो रहा है तो बहुत ही स्लोली होगा, या हम कहते हैं होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, वहां पे एंजाइम अपना एक्शन कर ही नहीं पाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, वार्म टेम्परेचर जनरली इंक्रीजेस रिलेटिव रेट, मतलब स्पीड ऑफ एंजाइम। अब वार्म टेम्परेचर कहने का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड था, बहुत ज्यादा ठंडा था। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वार्म हो रहा है, मतलब धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो टेम्परेचर जब धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, उसी तरीके से स्पीड जो होगी वो भी एंजाइम एक्शन की या रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होने लगेगी। हमने कहा कि टेम्परेचर जब बहुत लो होगा तो कुछ होगा ही नहीं, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा वैसे ही वैसे क्या होगा कि जो हमारे एंजाइम रिएक्शन है या एंजाइम एक्शन जो है उसका रेट भी उसके साथ साथ बढ़ने लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन अब आप एक बात सोचो कि हमने ये तो कह दिया कि हाँ भाई चलो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, बहुत गर्मी हो गई, तो क्या उस टाइम पे भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ता रहेगा? नहीं, उस टाइम पे क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। डीनेचर बोले तो इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर अब क्या हो गया है, टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा हो गया है, और उस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो एंजाइम है वो काम करना अब धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देखा कि एक तो बहुत हाई टेम्परेचर था, उस पर भी एंजाइम एक्शन नहीं कर पा रहा था। एक तो क्या हो रहा है, बहुत लो टेम्परेचर है तो भी एंजाइम नहीं काम कर पा रहा। तो हमें पता चला है कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर है बीच का जो क्या कर रहा है, बढ़िया काम उस पे एंजाइम का हो रहा है, उस पे बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे मतलब इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है और वाई एक्सिस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिख रहा है। ठीक, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है और ये जो है टेम्परेचर यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा कम है।
अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। यही बात हमने कही थी, जो बात अभी हमने कही थी वही हम ग्राफ में देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बढ़िया है, इस पॉइंट पे सबसे बढ़िया है। देखिए इस पॉइंट पे सबसे बढ़िया है, और ये टेम्परेचर जो है ये, तो इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को जिस पे हमारा एंजाइम जो है वो सबसे बढ़िया तरीके से काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो एंजाइम है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया सा एंजाइम अपना जो रिजल्ट दे रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये तो इतनी कहानी हुई। अब आप देखो फिर टेम्परेचर अभी बढ़ ही रहा है, लेकिन अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, और उसके डीनेचर होने की वजह से आगे की जो प्रोसेस है वो वहीं की वहीं पर रुक जाएगी। अब एंजाइम अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, नया में नया एक चीज था ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे, जिस टेम्परेचर पे जो हमारा एंजाइम होता है बहुत बढ़िया से काम करता है, उसी टेम्परेचर को हम कह दे रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। या हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। क्या कह रहा है, optimum temperature for an enzyme is the temperature at which the enzyme works best। बढ़िया, हम कहते हैं ना भाई हम अपने कंफर्ट जोन में बहुत बढ़िया काम करते हैं, अभी हमको हमारे कंफर्ट जोन से निकाल दो तो हम वहीं पे लुल। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है एंजाइम के लिए जिस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो क्या करता है, वर्क्स बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट देता है, बहुत बढ़िया काम करता है इस टेम्परेचर पे एंजाइम। और जब एंजाइम बढ़िया काम करेगा तो क्या होगा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द हाईएस्ट। जब एंजाइम बढ़िया काम कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़िया होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज हाईएस्ट। फिर क्या कह रहा है, द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन योर बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे सारी चीजें बढ़िया से काम करे, वो क्या होता है, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करते हैं तो आ जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर जो है भाई, ये टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे हमारे अंदर सारी मेटाबॉलिज्म, सारे फंक्शंस बहुत बढ़िया से चलते रहते हैं। अब हमने कहा था कि जो भी हम तीनों पॉइंट देखे हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग, हम उसका रीजन भी देखेंगे कि उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बहुत कम टेम्परेचर है तो कुछ नहीं हो रहा है, या क्यों बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। एक बढ़िया टेम्परेचर पे ही सारी चीजें हो रही हैं। अब आप सोचो, मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर जब बहुत लो होगा, टेम्परेचर जब बहुत लो हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, चाहे वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हों, वो एज इट इज पड़े रहेंगे अपना बढ़िया से। ठीक, और हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट आकर के जुड़ करके इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, कोई चीज नहीं होगी। तो हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराना ही है, कैसे भी कराना है, तभी जो आगे की प्रोसेस है वो हो सकती है। अब आप सोचो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, चाहे वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी हो।
काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, तो हमको पता है कि भैया मूवमेंट होने लगता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब मान लो कहीं पे यहाँ पे तुम्हारा एंजाइम का मॉलिक्यूल पड़ा है, कहीं पे यहाँ पे सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल पड़ा है, मौसम ठंडा पड़ा है, ठंडे पड़े हुए हैं ये लोग भी, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दोनों एक्साइटेड स्टेट में। अब दोनों एक्साइटेड स्टेट में, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन। अब एक्साइटेड स्टेट में हो गया, दौड़ना शुरू कर दिए, दौड़े पड़े हैं, कहीं ना कहीं जाके लड़ेंगे ही। जब दौड़ रहे मनामानी तो कहीं ना कहीं जाकर के लड़ेंगे ही। अब ये दोनों लड़ गए, दोनों के बीच में हो गया कोलिजन और हो गया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ मतलब क्या, हमारा काम बन गया, हमें तो यही करना था, इन दोनों को लड़ाना था, लड़ा दिया, हो गया काम। अब हमें कॉम्प्लेक्स का मिल गया। लेकिन अब यही चीज आप सोचो कि हम बढ़ा दे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत हद से ज्यादा हो गई। अब हद से ज्यादा दौड़ेगा कोई तो गिरेगा ही, तो ये वहां पे हो जाते हैं डीनेचर। क्यों? क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट होता है ये इस एंजाइम से आकर के बाइंड तो करता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कहाँ बाइंड करता है, तो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। कहाँ करता है? एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। और वो एक्टिव साइट जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। मतलब कि सिंपली आप कह सकते हो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हो गया प्रोटीन इन नेचर। और हमको पता है टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा होता है तो जो हमारा प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है। अब इस एक्टिव साइट का जो अमाइनो एसिड या जो प्रोटीन है वो जब डीनेचर हो जाएगा तो ये एक्टिव साइट जो होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा। जब ये एक्टिव साइट डिफॉर्म हो जाएगा तो क्या सबस्ट्रेट आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा। फिशर साहब को याद करो, उन्होंने क्या कहा था कि भाई एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में एक शेप होना चाहिए तो आकर के बाइंड करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तो डिफॉर्म हो जा रहा है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के डिफॉर्म हो जाने की वजह से ये सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा ही नहीं। और जब तक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा ही नहीं, हमारा एंजाइम एक्शन कैसे दिखाएगा, कैसे काम करेगा, कर ही नहीं सकता। ये है इसके पीछे का रीजन। चाहे तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, चाहे तो हम टेम्परेचर घटा रहे हैं या जो कर रहे हैं, लेकिन भैया ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात रही तो सब कुछ बड़ा बढ़िया है, वहां पे सब कुछ बढ़िया सा चल रहा है, तो इसलिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। उस पॉइंट पे एंजाइम जो है वो अपना बेस्ट दे रहा है और उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, हाईएस्ट मिल रहा है। ठीक क्या है, एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेम्परेचर, functions optimally at certain temperatures. As temperature increases, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी एंड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग मोर, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड दैट एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विल बम्प इनटू ईच अदर एंड बाइंड एंड रिएक्ट। और उसी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, उनके मूवमेंट की वजह से वो लड़ जाएंगे और रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट कर जाएंगे तो बाइंड करेंगे ही, और बाइंड करेंगे तो रिएक्शन होगा ही, और रिएक्शन होगा ही तो हमें क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा ही। Therefore, initially enzyme reaction rate increases with the increase in temperature। और इसीलिए क्या हुआ कि जो हमने ग्राफ देखा था उस ग्राफ में हमने इनिशियली क्या देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा था, वो भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा था। ये देखिए इनिशियली क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वैसे ही वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि मूवमेंट कर रहे हैं और जाकर के लड़ जा रहे हैं। बट लेकिन समस्या कब आएगी, इफ इट गेट्स टू हॉट, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, द एनर्जी बिकम्स डीनेचर्ड, द एंजाइम बिकम्स डीनेचर्ड, जो एंजाइम होंगे वो कैसे हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे। एज द हीट कुक्स द प्रोटीन, क्यों? क्योंकि जो हीट है वो प्रोटीन को कुक कर दे रहा है, पका दे रहा है। ठीक, once it denatured the enzyme's 3-dimensional structure breaks down and it becomes misfolded। और एक बार ये डीनेचर होगा तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो
टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, मिसफोल्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह लो, वो हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा इन द सेंस। द एंजाइम शेप चेंज, देयरफॉर द 3-dimensional शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट चेंज। एंजाइम का शेप चेंज होगा तो मतलब उसके एक्टिव साइट का भी स्ट्रक्चर जो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ सारी कहानी वहीं पे खत्म। Once the shape of active site changes, it cannot bind to the substrate anymore। अगर एक बार एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया, अब वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर सकता, एंड द एंजाइम कैन नॉट फंक्शंस एनीमोर। और जब तक सबस्ट्रेट नहीं बाइंड होगा हमारा एंजाइम अब और काम नहीं कर सकता। Therefore, at higher temperature, the enzyme reactions rate decreases sharply। इसीलिए टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होगा तो जो हमारा एंजाइम होगा वो क्या करेगा, बहुत तेजी से उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया सा आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अगर अभी तक भी आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा होगा तो ये बात सुनकर के आपको सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। अब आप याद करो कि जब आपको फीवर रहता है, खाने का मन नहीं करता है, कुछ नहीं होता है, ना हम खाते ही हैं ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर जो है होता है वो बहुत बढ़ा होता है, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में कोई भी फंक्शन, कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं रह जाते हैं, कुछ भी अच्छे से नहीं होते, क्योंकि एंजाइम एक्शन ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें उस टाइम में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं फीवर के साथ में। ठीक, ये तो बात रही टेम्परेचर की। अब जो हम सेकंड बात करेंगे वो हम बात करेंगे पीएच की। आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने टेम्परेचर के लिए समझी हैं वही चीज़ें आपको पीएच के लिए भी समझना है, बस टेम्परेचर की जगह पीएच नाम रख देना है। बाकी सारी कहानी सेम है, वैसे ही कम ज़्यादा वाली सारी कहानी सेम है, रीज़न भी आपको वही मिलेगा, बट दिक्कत यहाँ पे क्या है, आपको टेम्परेचर की जगह पे पीएच रख के देखना है कहानी सारी। ठीक, मतलब कहानी सेम है, बस हीरो को चेंज कर देना है, टेम्परेचर चेंज करके यहाँ पे क्या कर देना है, पीएच कर देना है। ठीक, तो क्या कह रहा है, जैसे ऑप्टिमल टेम्परेचर था वैसे ही ऑप्टिमल पीएच भी होता है। और ऑप्टिमल पीएच क्या कह रहा है, जो ऑप्टिमल टेम्परेचर कह रहा था कि वो ऐसा टेम्परेचर था जिसमें जो एंजाइम था वो बेस्ट काम कर रहा था, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर था। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, ऑप्टिमल पीएच, द पीएच एट विच द एंजाइम वर्क्स बेस्ट। वो पीएच जिस पे एंजाइम जो है वो बेस्ट काम कर रहा है, बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, वही कहते हैं एंड द केमिकल रिएक्शन गोज फास्टर। और जब एंजाइम बढ़िया काम कर रहा है तो रिएक्शन अपने आप ही बढ़िया होने लगेगी, वही ऑप्टिमल पीएच भी है। अब क्या है, द ऑप्टिमल पीएच फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन योर बॉडी इज अप्रॉक्स 8। जैसे हमने ऑप्टिमल टेम्परेचर बताया था कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस था एक नॉर्मल, वैसे ही ऑप्टिमल पीएच क्या होता है, ऑप्टिमल पीएच 8 होता है। ठीक है, न तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक तो है ही नहीं मान लो, और बेसिक है बट बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं है सॉरी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा हमने डाइजेशन पढ़ा है तो हमने देखा है कि कुछ वहाँ पे डाइजेशन में जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम पे भी होते हैं। ठीक, तो एक्सेप्शंस हैं, बट मैक्सिमम हम एवरेज किसको लेते हैं, जिस पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं वो हमारा, उसके लिए ऑप्टिमल पीएच हमारा पीएच 8 ही होता है। However, there are exceptions such as the digestive enzyme of your stomach which functions with जो कि आपका एसिडिक मीडियम में भी काम करते हैं। 3 to 4 उनके लिए एक नॉर्मल पीएच होता है जिसपे वो बढ़िया से काम कर सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे ही काम करेंगे, लगभग जो होते हैं वो ये। सेम वही ग्राफ आपको फिर से दिख रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको वाई एक्सिस पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे आपको पीएच दिख रहा है। अगर पीएच बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको कम दिखेगा। जैसे जैसे आप पीएच को बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी जो होगा वो बढ़ना स्टार्ट होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे मान लो आपकी यहाँ पे पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे पीएच आपका 8 है। हमने कहा था 8 इज द ऑप्टिमल पीएच होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़िया सा काम कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया सा काम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत बढ़िया हमें मिल रहा है। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें मेरा मन ही नहीं भर रहा है, हम पीएच को और बढ़ा दिए।
जैसे ही हम पीएच को और बढ़ा रहे हैं, अब बस इसके लिए अति हो गई। कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की नुकसानदेह होती है। इसको लग रहा है कि भाई ये तो अति कर दिया है एकदम। तो अब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे एंजाइम्स जो होंगे वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे वो काम नहीं कर पाएंगे, और वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा वो उसका ग्राफ जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे हमें एक अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलेगा। इसके भी रीजन की बात कर लेते हैं। हालांकि रीजन में आपको कुछ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, बात वही है जो आपने टेम्परेचर के तौर पे पढ़ा था, वही है। चेंजेस इन पीएच कैन मेक एंड ब्रेक द केमिकल बॉन्ड विद इन द एंजाइम। पीएच में चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, वो उसके बीच के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देगा। एंजाइम्स का जो केमिकल बॉन्ड है वो उसको तोड़ देगा, चेंजिंग द शेप ऑफ द एंजाइम एंड, और उस एंजाइम के शेप को चेंज कर देगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है शेप जो होगा वो चेंज होगा ही। एंजाइम चेंज होगा, एंजाइम का शेप चेंज होगा, तो हमको पता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक्टिव साइड का शेप चेंज कर देगा। देयरफॉर इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। इफ द pH is too low मतलब too acidic और too high मतलब too basic, the enzyme become denature, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और काम नहीं करेगा। ऑप्टिमल pH रहेगा तो उस पर काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन या तो आप बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम कर दोगे या बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम कर दोगे, तो दोनों कंडीशन में अति किसी भी चीज की आप करोगे तो वो नुकसानदेह ही होगा। हमारा एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा और काम नहीं करेगा अच्छे से, ठीक। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो लास्ट फैक्टर हमने लिया है एज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसमें हमने लिया है एंजाइम और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को, कि एंजाइम का कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा कि एंजाइम जो है वो बढ़िया से काम करेगा, ठीक। तो अब देखते हैं क्या है, व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इज लो। अब आप सोचो कि एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, द रिएक्शन इज स्लोअर। अब भाई हमने कहा था कि रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को बाइंड करना होगा, तभी रिएक्शन होगा। अब हम कह रहे हैं हमारे पास एंजाइम ही नहीं है, थोड़ा सा एंजाइम है तो थोड़ा सा रिएक्शन होगा। तो मतलब जब एंजाइम का कंसंट्रेशन कम होगा तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एंजाइम है ही नहीं। तो सबस्ट्रेट बाइंड किससे करेगा, किससे करेगा, किसी से नहीं करेगा, क्योंकि उसका दोस्त तो है ही नहीं यहाँ पे, एंजाइम भाई साहब है ही नहीं यहाँ पे। तो एंजाइम का कंसंट्रेशन अगर कम रहता है तो जो रिएक्शन होगा वो भी उसका रेट भी क्या होगा, स्लोअर होगा। एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे कि हाँ भैया एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, द रिएक्शन इज फास्टर अप टू अ पॉइंट व्हेन द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल बिकम्स लिमिटिंग। तो वैसे वैसे क्या होगा कि एंजाइम का भी, जैसे आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, मान लीजिए ये है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है ये इस पे। तो अब क्या हो रहा है, जब एंजाइम कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन अब ये नहीं है कि बढ़ाते ही जाओ बढ़ाते ही जाओ, नहीं, इसकी अपनी एक क्षमता है, एक टाइम आएगा जहां पे ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जहां पे ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये रही एंजाइम की बात। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से सबस्ट्रेट की भी कहानी है, क्योंकि भाई बाइंड तो एंजाइम और सबस्ट्रेट को ही करना है, दोनों में से कोई एक भी गायब होंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरीके से अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लो है तो वहां पे भी क्या होगा, रिएक्शन स्लोअर होगा, क्योंकि हो सकता है हमारे पास एंजाइम तो बड़ा ज्यादा हो लेकिन सबस्ट्रेट है ही नहीं। तो एंजाइम अकेला रह के क्या कर लेगा, क्योंकि उससे सबस्ट्रेट तो आकर के बाइंड कर ही नहीं रहा है। एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, द रिएक्शन इज फास्टर अप टू अ पॉइंट व्हेन द अमाउंट ऑफ एंजाइम अवेलेबल बिकम्स लिमिटिंग। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि ऐसा नहीं कि बढ़ाते ही जाओ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, नहीं भाई, जितना एंजाइम अवेलेबल हो सकता है उतना ही तो रिएक्शन होगा। तो उसके बाद अब अगर भले ही आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ लेकिन आपको ग्राफ जो है वो कांस्टेंट का ही दिखेगा, जैसे कि आपको एंजाइम में दिख रहा था कि उसके बाद आप भले ही कितना एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाओ लेकिन एक टाइम आने के बाद जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। सिमिलरली व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लो द रिएक्शन स्लोअर होगा, वहां पे भी यही चीज होगी। और ये रही बात आपकी कि एंजाइम एक्शंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं और कौन कौन से करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।